हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल फटीग, जो कि है लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 16 जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट हमारा फिनिश होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो आइए इस चैप्टर को यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक को आज पढ़ते हैं। इसमें मसल फटीग, क्रैम्प्स और टेटनी एंड टेटनस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स तो इन्हें नहीं कह सकते, कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर मसल जो है वो सफ़र करता है, मसल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब मसल एक्सरसाइज परसिस्टेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में लूज इस एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कंडीशन कॉल्ड फटीग। हमारे पास फटीग की जो कंडीशन है ये तब आती है जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारा कोई मसल जो है वो वर्क करता रहे। मतलब हमारा मसल जो है वो बार बार काम कर रहा है, बार बार फंक्शन कर रहा है। तो उसकी वजह से देखें, इंसान काम करता है तो इंसान ही थक जाता है, ये तो मसल है। तो मसल भी हमारा काम करते करते जब थक जाता है तो उसे हम कहते हैं मसल फटीग। मसल का थक जाना, इसे मसल फटीग कहा जाता है। और ये तब होता है जब कंसिस्टेंटली या फिर बड़े अरसे तक हमारा जो मसल है वो काम करता रहे, एक्सरसाइज करता रहे और कॉन्ट्रैक्ट होता रहे। मसल जो है वो ज़्यादातर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो कर मसल अपनी एबिलिटी जो है वो लूज़ कर देता है कि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। तो इस तरह से ये मसल रुक जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल फटीग। अब ये कंडीशन जो है वो, अब ये थकता क्यों है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों थकता है। इट इज़ अ मोस्टली लाइकली टू अराइज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ड्यू टू एन एरोबिक एटीपी प्रोडक्शन। अब देखें, ये जो है ये तब होता है, ये हमारे पास मसल थकता तब है जब इसको जो है वो लैक्टिक एसिड यहाँ पर जमा हो जाए। मसल के अंदर जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तब ये मसल थक जाता है। अब लैक्टिक एसिड क्यों जमा होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है? ये जो एसिड है ये हमारे पास आता है एन एरोबिक रेस्पायरेशन से। हमारे पास रेस्पायरेशन जो होती है, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि रेस्पायरेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक वो रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर हो, उस रेस्पायरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। अब उस रेस्पायरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एटीपी मिलती है। लेकिन एक और टाइप की रेस्पायरेशन होती है जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे पास एनएरोबिक रेस्पायरेशन होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पायरेशन होती है उसे हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि हमारे पास लैक्टिक एसिड जो है ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर बनता है। और ऐसी इस रेस्पायरेशन के अंदर भी हमें एटीपी ही मिलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बिना भी हमें एटीपी मिल सकती है एनारोबिक रेस्पायरेशन की वजह से। तो जब मसल को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती तो मसल क्या करता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन मसल के सेल करते हैं और एनारोबिक रेस्पायरेशन की वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो सेल हैं वहाँ पर जो पीएच है उसकी फ्लूइड की, वो पीएच कम कर देता है, पीएच को लो कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये एक एसिड है तो ये एसिड जब आ गया तो पीएच लो हो जाएगी और एसिडिक पीएच बन जाएगी। तो लोअर्ड पीएच फ्रॉम द एसिड लैक्टिक एसिड प्रिवेंट मसल फाइबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलेशन। तो जब स्टिमुलाई आता है, मतलब जब वहाँ से मैसेज आता है तो उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है हमारा मसल, क्योंकि वहाँ पर पीएच लो हो चुका है। तो रिस्पॉन्स के अंदर भी कमी आ जाती है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि पीएच जो है वो लो हो जाता है। तो जब पीएच लो हो जाता है तो हमारा मसल के सेल जो हैं वो क्या करते हैं, सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं स्टिमुलाई को और उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। When lactic acid is produced, it diffuses out from the muscle fiber and carried in the blood vessel। अब देखें, ये जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो ये क्या करता है, पहले तो वहाँ पर पीएच को चेंज कर देता है, लेकिन अब ज़्यादा वहाँ पर जमा नहीं होता रहेगा। ये लैक्टिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू और ये डिफ्यूज़ होकर आगे चला जाएगा और ये हमारे लिवर के अंदर जाता है। अब लिवर के अंदर क्या होगा, लिवर सेल्स कैन रिएक्ट टू लैक्टिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये रिएक्ट करेंगे उस पर और उसको लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसमें से ग्लूकोज बन जाएगा इस लैक्टिक एसिड में से। अब लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर भी एटीपी चाहिए।
तो दिस रिक्वायर एटीपी एंड एटीपी प्रोडक्शन इज कंडीशंस विद द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी वजह से इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ज़्यादा एटीपी जो है वो इस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए यूज़ हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास एटीपी की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, और ये एनर्जी जो है ये इसके लिए इसको और ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। और ऑक्सीजन ये तब हमें मिलती है जब हम रेस्ट करते हैं और वो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो इनफ ऑक्सीजन मिल पाए ताकि हम लैक्टिक एसिड को तोड़ पाएँ और उससे एनर्जी निकाल पाएँ, उससे हमारा ग्लूकोज बन पाए और फिर हमारा मसल जो है वो दोबारा फिर से सही से काम करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा फंक्शन होता है। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो चुका है और पीएच कम हो गई है, उसकी वजह से वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जब ये जो है लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा, हम रेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन से वो लिवर के अंदर ये लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा और उसकी वजह से हमारे मसल फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये पूरी कंडीशन हमारे पास फटीग कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या है? ये हमारे पास प्रैंक्स नहीं है, क्रैम्प्स है। अ क्रैम्प्स मसल a muscle cramp is a painful stiffness in the muscle due to sudden involuntary contractions। तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अब देखें, ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं। इनको हम खुद कंट्रोल करते हैं। हम कॉन्शियसली हमारा जो ब्रेन है ये इनको कंट्रोल करता है, हम खुद भी इन्हें स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस नहीं करते। इनवॉलेंट्री मतलब खुद से खुद ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मसल्स जो है वो सख्त हो जाते हैं और ये पेनफुल कंडीशन होती है। अचानक से हमारे मसल सख्त हो जाते हैं और एक जगह पे अटक जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शो कर देते हैं, मतलब खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से इसे हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं। इसके अंदर दर्द भी होता है मसल के अंदर। तो ये जो है मसल क्रैम्प्स, इसके अंदर मसल के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। A person feels sudden tightening as if they have flexed their muscle while it is actually relaxed। हमारे मसल तो रिलैक्स होते हैं लेकिन इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उनके मसल जो है वो खिंच रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। तो इस तरह से उसके मसल खुद ब खुद टाइट होते रहते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और वो खुद ब खुद उसे इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसके मसल फ्लैक्स हो रहे हैं। फ्लैक्स का मतलब है बैंड होना। उसके मसल बैंड हो रहे हैं और टाइट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। तो इंसान को ऐसा महसूस होता है, साथ में उन्हें मसल के अंदर पेन भी होता है। मसल क्रैम्प्स हैव सेवरल काजेज लाइक ओवर यूज़ ऑफ द मसल। अगर हम ओवर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मसल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से ये हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मसल की इंजरी हो जाती है, इंजरी की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ये मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मतलब मसल को सही से वाटर का कम अमाउंट मिल रहा है और वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो उस वजह से हमें ये हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। लो लेवल ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, हमें जो है वो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में। अगर कैल्शियम की लेवल लो होगी, पोटेशियम की लेवल, सोडियम मैग्नीशियम की लेवल जो है, अगर मिनरल्स की लेवल लो हो गई तो उस वजह से हमें क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर हमारे ब्लड सप्लाई हमें कम हो, उस एरिया के अंदर ब्लड कम होगा तो उस वजह से भी हमें जो है वो ये यहाँ पर क्रैम्प्स होंगे। साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर होंगी, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हुई तो उसकी वजह से भी ये क्रैम्प्स होते हैं। यूजुअली क्रैम्प्स कैन रिलीफ बाय स्ट्रेचिंग, हमें स्ट्रेच करने से ये क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, स्ट्रेच करने से ये जो है वो क्रैम्प्स सही हो जाते हैं। मतलब मसल को थोड़ा सा मसाज वगैरह करके उसको सही करना, जेंटली मसाजिंग द मसल, मसाज करना। ये मसाज जो होता है इससे क्या करते हैं, हम अपने ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ में हमारे मसल्स के क्रैम्प्स को भी ये सही कर देता है। तो इस तरह से, और उसके बाद हमारे पास हीट को अप्लाई करना, मतलब उसे थोड़ा सा गर्म करना उस एरिया को जहाँ पर क्रैम्प्स हुए हैं, या पर उसे ठंडा करना आइस के साथ, आइस का इस्तेमाल करना। और या फिर तो ये हमारे पास जो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर डिहाइड्रेट हो गया है तो उसके अंदर उसे मोर फ्लूइड लेना चाहिए, गेटिंग मोर फ्लूइड, उसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन की वजह से ये हुआ है तो उसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो उसके ये हमारे पास क्या हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं और ये हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं टेटनी एंड टेटनस, डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। तो टेटनी और टेटनस दो कंडीशंस है मसल के अंदर, जिसके अंदर दोनों के अंदर ही मसल के अंदर क्या होता है, पेन होता है इंसान को। और ये हम जो है डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
तो सबसे पहले टैटनी को देखते हैं। टैटनी आर टैटनिक सीजर्स। सीजर्स हम कहते हैं झटकों को, या फिर मसल के अंदर कुछ पेन होता है या अचानक से झटके आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीजर्स। तो टैटनिक सीजर्स इज़ अ मेडिकल साइन, ये एक मेडिकल साइन है कंसिस्टिंग ऑफ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर भी इंसान को इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब जैसे क्रैम्प्स के अंदर होते हैं वैसे ही सेम टू सेम हमें इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल के अंदर, मसल सख्त हो जाते हैं। और कास्ड बाय डिसऑर्डर्स, अब देखें ये जो है क्रैम्प्स के अंदर भी यही होता है और इसके अंदर भी यही होता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि इसके काजेज़ जो है वो कुछ और हैं, इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो भी कुछ और हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास जो क्रैम्प्स होते हैं उनके अंदर उसके काजेज़ वगैरह कुछ और हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस है। अब इसके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसके अंदर भी पेन होता है इंसान को। और caused by disorders that increase the action potential frequency of muscle cells and nerves that innervate them। अब ये किस वजह से होता है? ये उस वजह से होता है क्योंकि हमारे जो नर्व्स आ रही हैं, हम एक्शन पोटेंशियल हम कहते हैं नर्व्स की एक्टिविटीज़ को। जो नर्व आती है उसके अंदर क्या होता है, एक्शन जो है वो पोटेंशियल होता है उसके अंदर। जितना ज़्यादा उसका एक्शन पोटेंशियल होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वो स्टिमुलेट करेगी हमारे मसल्स को। तो अगर ये एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया तो मसल के अंदर मसल्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इनवॉलेंट्री ही कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक इसकी रेंज होती है, लेकिन अगर ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाए तो उसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती है। तो ये इस वजह से होता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। अगर इंसान को एक ऐसा डिसऑर्डर हुआ है जो कि एक्शन हमारे नर्व्स की एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से हमें टैटनी होगी, क्योंकि हमारा जो नर्व्स है हमारी, वो हमारे इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, हमारे मसल्स को भी चला रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे ये मसल्स भी इफ़ेक्ट होंगे और उसके अंदर टैटनी हो सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं। टैटनी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी टैटनी जो है वो हो सकती है। मोस्ट ऑफ इन लो कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सीमिया और मैग्नीशियम पोटेशियम डेफिशिएंसी। हमारे अंदर अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रही है, मतलब कैल्शियम की लेवल अगर लो हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। साथ में मैग्नीशियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो भी हमें क्या होता है, टैटनी हो सकती है। और साथ में हमारे पास इंक्रीज्ड एसिडोसिस और अल्कली अल्कलोसिस इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए, मतलब बॉडी के अगर पीएच जो है कम हो जाए और एसिडिक पीएच हो जाए बॉडी की पूरे फ्लूइड्स की, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें टैटनी हो सकती है। और या ज़्यादा अल्कली हो जाए, क्योंकि बॉडी की एक नॉर्मल पीएच होती है, अगर उस नॉर्मल पीएच से ज़्यादा हो जाए तो भी खतरा है, कम हो जाए तो भी खतरा है हमें। तो इस तरह से ये इम्बैलेंसमेंट हो गई बॉडी के अंदर तो भी हो सकता है। इसके अंदर कोई टॉक्सिन्स इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब ये जो है ये हमारे कुछ सिस्टम्स की वजह से होता है, किसी टॉक्सिन की वजह से नहीं होता है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसा ख़तरनाक कोई सब्सटेंस नहीं है जो कि हमें ये काज करवाता है। सेवर विटामिन डी डेफिशिएंसी में एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्सीमिया। इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी इंसान को हो गई ना, तो इंसान के अंदर ये टैटनी होगी। अब कैसे? विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम को मेंटेन करता है, कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। तो मसल के अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है वो विटामिन डी की वजह से होता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, साथ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो उसकी वजह से हमारे पास यही टैटनिक सीजर्स हमें होंगे। अ पर्सन में डाई इफ़ द टैटनी अकर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो भी हमारे पास मसल्स हैं उनके अंदर अगर टैटनी हो गई ना, तो इंसान मर सकता है। तो इंसान डाई हो सकता है, इंसान मर सकता है अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर टैटनी हो जाए। बाकी दूसरे किसी जगह पर हो जाए तो इंसान को इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। उसके बाद टेटनस को पढ़ते हैं। टेटनस इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब देखें ये डिजीज़ नहीं थी, ये क्या थे, कुछ हमारे पास सिम्टम्स थे जो कि किसी दूसरी बड़ी डिजीज़ का भी हमें एक सिम्टम्स दे सकते हैं, कुछ निशानियाँ बड़ी डिजीज़ की दे सकते हैं। लेकिन ये टेटनस एक डिजीज़ है जो कि हमें तब होती है जब हमारे पास कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो है कोई अटैक हो जाए। तो हमारे पास टेटनस इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़ अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये टेटनस जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या आता है, ब्रेन आता है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड आती है।
तो हम आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पर अटैक करती है ये कुछ इन्फेक्शंस, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये टैटनी को काज करवाते हैं। अब इन्फेक्शन का मतलब होता है बैक्टीरिया से काज होने वाली। काज्ड बाय बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया का नाम है और ये बैक्टीरिया हमारे टेटनस का जो है वो कारण है, मतलब काज है। इस टेटनस को करवाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। उसके बाद टेटनी कैन बी बिकॉज ऑफ इंट्रावेनियस ड्रग इंडक्टेड थ्रू द कंटामिनेटेड नीडल्स बाय द एब्यूसर। तो ये टेटनस जो है ये कभी कभी हमें ड्रग्स की वजह से होता है। और ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, इंट्रावेनियस ड्रग्स। इंट्रावेनियस ड्रग्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं जो कि इंसान के सीधा ब्लड वेजल्स के अंदर डाली जाए, और वो जो है हमारे ब्लड वेजल की वीन के अंदर, हमारी ब्लड वेजल कौन सी वीन जो होती है वो ज़ाहिर होती है, उसके अंदर ज़्यादातर इंजेक्शन हमें लगती हैं। तो वीन जो होती है हमारी, वीन के अंदर ये जो है डायरेक्ट इंडक्ट किया जाए ये टॉक्सिन्स, और ये कंटामिनेटेड नीडल्स जो होती हैं उनकी वजह से ये हमारे पास जो है उस वीन के अंदर अगर इंसर्ट किया जाए तो उस वजह से टेटनस होता है हमें। तो ये हमारे पास एक इसका काज है। बैक्टीरियम रिलीज न्यूरोटॉक्सिन्स, इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। जो बैक्टीरिया हमारे ऊपर हमने नाम पढ़ा क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ये क्या करता है, कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब है ऐसे टॉक्सिन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करें, तो उसे न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं। और ये न्यूरोटॉक्सिन्स क्या हैं, जैसे कि टेटनोस्पैस्मिन। टेटनोस्पैस्मिन एक न्यूरोटॉक्सिन का नाम है विच एक्ट ऑन द साइनेप्सिस, ये हमारे साइनप्स पर जो है एक्ट करता है। साइनप्स क्या होती है, दो न्यूरॉन्स जो है वो आपस में मिलते हैं जब, तो इस रीजन को हम साइनप्स कहते हैं। अब ये जो साइनप्स है इसकी जगह पर क्या होता है, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो या फिर ये जो है वो कोई ऑर्गन भी हो सकता है, किसी ऑर्गन के अंदर भी इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मसल है और मसल पर आकर न्यूरॉन अटैच हो रहा है, तो ये न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन है, और इस जगह पर भी क्या हो सकता है, साइनप्स हम इसे कहते हैं। और अब ये जो जगह है जहाँ पर मसल से ये नर्वस हमारी नर्व जो है वो अटैच हो रही है या हमारा न्यूरॉन अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं ये एक्ट करेंगे, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये अटैक करेंगे, और वहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है, हमारे उस जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे या फिर उसे स्पैस्म कर देंगे। स्पैस्म का मतलब क्या है, उसको जो है वो मतलब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे जो है वो मसल को इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, या तो उसे उस जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, और ये न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे साइनप्स पर अटैक करेंगे। साइनप्स पर अटैक होगा तो हमारे मसल के अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन होगी ही नहीं, या तो वो जो है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी। The functional impairments are manifested by flexor muscle spasm. The impact on the toxin on the sympathetic nervous system causes autonomic dysfunction. तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनके अंदर इम्पेयरमेंट होगी, मतलब उनका फंक्शन जो डिस्टर्ब होगा। और फ्लेक्सर जो मसल्स हैं वो फ्लेक्स करते हैं, ये वो बेंड करने का काम करते हैं, हमारे जो भी हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको बेंड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उनके ऊपर भी एक अफेक्ट होगा, और ये टॉक्सिन्स जो है ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। तो ओवरऑल हमारा नर्वस सिस्टम इससे बहुत इन्फेक्ट हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से। अ पर्सन में डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सेवियर, अगर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो इंसान है वो पेशेंट है वो मर सकता है। तो इसकी वजह से जो है वो इंसान की मौत भी हो सकती है अगर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे वाले जो हमारे MCQs वगैरह हैं वो सारे डिस्कस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इस चैप्टर से ये हमारा क्या हो गया, पूरा चैप्टर ये फिनिश हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।